हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेम का, जो है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसा टॉपिक है जो 10 नंबर में या 5 नंबर में एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो चलिए आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, एक उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। चलिए डिटेल स्टडी करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। सो गाइज, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये 10 नंबर का भी आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में जानना। बेसिकली इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। बच्चे, बेसिकली जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली हमारे बॉडी के ओन टिश्यूज को अटैक करने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा सेल डैमेज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। तो इसी का ही एक एग्जाम्पल है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है वो अफेक्ट करता है 1 in 10,000 पॉपुलेशन। अगर हम 10,000 पॉपुलेशन ले तो उनमें से एक किसी बंदे को हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। अब ये कैसे होता है? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टेड टू निकोटिनिक रिसेप्टर। जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर होता है ना, उसमें एंटीबॉडीज बाइंड कर जाती है। चलिए अभी नीचे जो इमेजेस हैं इसके बेसिस पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जो चेहरा है ये नॉर्मल चेहरा है। ठीक है, जैसे एक इंसान का चेहरा होता है ये नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल फेस। अब देखो, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है, नाउ इस इमेज को ध्यान से देखिएगा कि हमारा नॉर्मल कंडीशन है। सबसे पहला इमेज इसमें क्या है कि जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर है, जो हमारे इसमें ब्लू कलर में दिखा रखे हैं, ये हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर है, जिसमें इसको एसीएच रिसेप्टर भी कह रखा है। इसमें इजीली हमारे एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रहा है। एसिटाइल कोलिन बाइंड होने के बाद नॉर्मल ट्रांसमिशन चल रही है इसमें। ठीक है, बट माइस्थेनिया ग्रेविस वाले में क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारे न्यूरॉन से हमारे जो एसिटाइल कोलिन निकल रहे हैं, उसमें क्या निकल रहे हैं, फिर नीचे जो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है उसमें एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। अब एंटीबॉडी बाइंड होने की वजह से हमारा एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक से बाइंड नहीं हो पाता, जिससे हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारी जो मसल्स होती हैं बॉडी की वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो फेस है ये हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस वाला चेहरा है। मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितना वीकनेस हो गया है फेस पे। ठीक है, जो मसल्स हैं वो कितनी वीक हो चुकी हैं। तो ये है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन। तो आई थिंक आप डेफिनेशन समझ गए होंगे माइस्थेनिया ग्रेविस की। नाउ एक और चीज पढ़ते हैं, दैट नियोस्टिग्मिन एंड इट्स कॉन्टिन्यूट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि नियोस्टिग्मिन क्या होता है। गाइस, बेसिकली जो आपका नियोस्टिग्मिन है वो हमारा एंटी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर होता है। अब आपको जानना है कि एंटी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर क्या होता है, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। मैं इतना बता देती हूँ कि जो आपका एंटी कोलिनेज इनहिबिटर होता है ये हमारे एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, जो हमारे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होते हैं उनका वर्क होता है कि हमारे एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करना। तो जो हमारा नियोस्टिग्मिन होता है वो नियोस्टिग्मिन है हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। वो इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सो नियोस्टिग्मिन और इसके कॉन्जुगेट्स क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करते हैं बाय अलाउइंग एसीएच रिलीज फ्रॉम प्री जंक्शनल एंडिंग। हमारे एसीएच रिलीज को अलाउ करते हैं कि हमारा एसीएच जो है अच्छे से रिलीज हो और हमारे रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए। ठीक है, एक्ट ऑन द रिसेप्टर ओवर अ लार्ज एरिया एंड बाय डायरेक्टली डीपोलराइजिंग द एंड प्लेट। और जो हमारी एंड प्लेट होती है उसको डीपोलराइज करते हैं। ये तो हमने छोटा सा ट्रीटमेंट समझ लिया कि हम इसमें नियोस्टिग्मिन से कॉन्जुगेट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब ब्रीफ में हम इसका जो है ट्रीटमेंट समझते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस का। सो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट। सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है दैट स्टार्ट विद नियोस्टिग्मिन 15 mg ओरली 6 आवरली डोज। हर 6 घंटे के ड्यूरेशन में हमें 15 mg नियोस्टिग्मिन देना है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये होती है हमारी नियोस्टिग्मिन हमें देना है एंड डोज फ्रीक्वेंसी इज देन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। अब जैसा जैसा पेशेंट रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमें इसमें है डोज को एडजस्ट करना है। एक तो हमारा ये हो गया पहला ट्रीटमेंट। नाउ दूसरा ट्रीटमेंट है पायरिडोस्टिग्मिन। यस, अब आप सोच रहे होंगे पायरिडोस्टिग्मिन क्या है। पायरिडोस्टिग्मिन भी आपका एंटी कोलिन एस्टरेज
इनहिबिट आपका जो आपका पायरिडोस्टिग्मिन है वो भी आपका एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर ही है, लाइक नियोस्टिग्मिन की फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। सो पायरिडोस्टिग्मिन इज एन ऑल्टरनेटिव विच नीड्स लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग। अगर हम नियोस्टिग्मिन से देखें तो पायरिडोस्टिग्मिन भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें जो डोजिंग है ना वो फ्रीक्वेंटली नहीं देनी, लाइक ये जैसे हमें नियोस्टिग्मिन में हम बहुत ज़्यादा डोजिंग दे रहे थे, बट पायरिडोस्टिग्मिन में क्या है कि हमें फ्रीक्वेंट डोजिंग इसमें नहीं देनी, ओके ये फ़र्क है। इफ इंटॉलरेंट मुस्कैरेनिक साइड इफेक्ट आर प्रोड्यूस, अगर इंटॉलरेंट मुस्कैरेनिक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम एट्रोपिन दे सकते हैं। एट्रोपिन हम पायरिडोस्टिग्मिन के साथ दे सकते हैं ताकि ये जो साइड इफेक्ट है ये ब्लॉक हो जाए, ओके। नेक्स्ट आती है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारा स्टेरॉइड्स के अंदर आता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट में। चलिए रीड करते हैं। इसमें लिखा है अफोर्ड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन सच केसेस बाय द इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन। हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए देते हैं क्योंकि उनका पास क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन। अब आई होप आपको इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशन का मतलब होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देना। जैसे कि जब आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है कि हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो हमारे बॉडी जो है रिस्पॉन्स शो करने लगती है। तो इम्यूनोसप्रेशन क्या करता है, बॉडी के रिस्पॉन्स को कम कर देता है या सप्रेस कर देता है, जिससे हमारा जो ऑर्गन नया नया ट्रांसप्लांट हुआ है वो उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो यही काम करता है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है वो उसका इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन होता है। अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। दे इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एनआर एंटीबॉडी। अब ये जो हमारी एनआर एंटीबॉडी बन रही है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी बन रही है ना, उसको ये इनहिबिट करता है और इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, और निकोटिनिक रिसेप्टर का जो सिंथेसिस होता है उसको इंक्रीज करता है। हाउएवर एक मिनट, मेरा कर्सर नहीं दिख रहा, हाँ जी। हाउएवर देयर लॉन्ग टर्म यूज हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इट्स ओन। अगर देखें, ये बात तो सच्ची है कि अगर आप स्टेरॉइड ज़्यादा लेते हो तो प्रॉब्लम कॉज करता है। आपने कोविड में भी देखा होगा कि लॉन्ग टर्म ऑफ स्टेरॉइड की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आई थी पेशेंट को। तो इसमें भी यही लिखा है दैट देयर लॉन्ग टर्म यूज हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इट्स ओन। सो जैसे कि इसमें अब डोज दे लिख रखी है दैट प्रेडनिसोलोन 30 to 60 mg पर डे इंड्यूस इन अबाउट 80% ऑफ एडवांस केसेस एंड 10 mg डेली फॉर एन ऑल्टरनेटिव डेज कैन बी यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ थेरेपी। अगर हम 10 mg ऑल्टरनेटिव डेज में देते हैं तो वो मेंटेनेंस हमारी थेरेपी में काम आ सकती है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो जो स्टेरॉइड होते हैं ना, उसका डोज हमेशा एक नहीं रहता, उसकी डोज घट के देते, उसके डोज क्या करते हैं, पहले कम देते हैं फिर धीरे धीरे करके डोज बढ़ाई जाती है। स्टेरॉइड्स का अलग से ट्रीटमेंट होता है, जैसे नॉर्मल दवाइयों की तरह ट्रीटमेंट नहीं होता है स्टेरॉइड का, अलग सा ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड का, ठीक है। अब एक और हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ये हमारा रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा एफेरेसिस, जिसको हम प्लाज्मा एक्सचेंज भी कहते हैं। तो प्लाज्मा एक्सचेंज भी एक ट्रीटमेंट होता है जिससे एंटीबॉडी का रिमूवल कहते हैं। इस अनदर थेरेप्यूटिक अप्रोच, ये दूसरी अलग थेरेप्यूटिक अप्रोच है। एंड ड्रामेटिक बट शॉर्ट लिव्ड इंप्रूवमेंट कैन बी ऑफन अचीव बाय द माइस्थेनिक क्राइसिस। इससे जो है प्लाज्मा एक्सचेंज मेथड से भी देखा गया है कि माइस्थेनिक क्राइसिस को जो है कम करता है। नेक्स्ट हम थेरेपी दे सकते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन पल्स थेरेपी। अगर आप जानना चाहते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन पल्स थेरेपी क्या होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी व्हाट इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन थेरेपी। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका ट्रीटमेंट दैट इज थायमेक्टोमी। थायमेक्टोमी में क्या होता है कि जो आपका जो थाइमस होता है ना, रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस पिक्चर में थाइमस ग्लैंड का रिमूवल होता है बेसिकली थायमेक्टोमी में। तो ये कहता है प्रोड्यूसेस ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, इवन कंप्लीट रिमिशन हैज बीन ऑब्टेन। थाइमस में कंटेन मॉडिफाइड मसल सेल विद एनआर ऑन देयर सरफेस, क्योंकि जो थाइमस होता है ना, थाइमस के बाद क्या है, मॉडिफाइड मसल सेल्स होते हैं जिसमें निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं उनके सरफेस पे। अब ये क्या करता है, विच में विद द सोर्स ऑफ एंटीजन, जो हमारा एंटीजन का सोर्स होता है, जो हमारा प्रोड्यूस करता है एंटी एनआर एंटीबॉडीज एज माइस्थेनिक पेशेंट, जो हमारी क्या करता है, एंटी एनआर एंटीबॉडीज हमारी प्रोड्यूस करता है इन माइस्थेनिक पेशेंट। सो गाइज ये हमने कुछ पढ़ा था ट्रीटमेंट्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया हो। हमने पढ़ा माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। हालांकि और भी टॉपिक्स हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। अगर आपको वीडियो
समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैम पार्ट 2 भी बना दीजिए। सो यस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे स्टूडेंट्स।